एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेके आएंगे हमारा पॉलिटी का फाइनल लेक्चर, है ना। तो पॉलिटी का आज फाइनल लेक्चर होगा जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट जो भी न्यूज़ बची है, मिसलेनियस और न्यूज़ इन शॉर्ट, उसको कवर करेंगे। अब तक हमने क्या क्या कवर कर लिया। अब इस लेक्चर के बाद पॉलिटी भी हमारा खत्म हो जाएगा, यानी नेशनल अफेयर्स वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, घटना चक्र का। इंटरनेशनल अफेयर्स वाला पार्ट हम खत्म कर चुके हैं और इकॉनमी वाला पार्ट हम खत्म कर चुके हैं, ना। तो ये तीन चीज़ें हैं जो हम खत्म कर चुके हैं, जो हमारा अराउंड मैंने बताया भी था एक वीडियो में कि अराउंड 60-70% करंट अफेयर हमारा यही तीन टॉपिक कवर करते हैं। तो ये हमारे आज कवर हो जाएंगे। इसके बाद फिर जो भी रोड मैप रहेगा वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले है एयर इंडिया क्रैश। आपको पता होगा एक दुखद घटना हुई थी हमारे अहमदाबाद के उसमें, जब एक प्लेन यूके जा रहा था तो वो विद इन फ्यू सेकेंड्स ही क्रैश कर गया था। तो वो कहाँ क्रैश हुआ था? अहमदाबाद में क्रैश हुआ था, हमें पता होना चाहिए वो कौन सा एयरलाइन था। तो वो एयर इंडिया की फ़्लाइट थी, वो बोइंग 787 ड्रीमलाइनर। तो वो फ्लाइट थी, एयर इंडिया की फ़्लाइट थी बोइंग 787 ड्रीमलाइनर, वो उस व्हीकल का नाम था। अब ये जो क्रैश हुआ था इसकी इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है? तो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर आता है। ये बेसिकली क्या करेंगे, देखिए किसी भी एयरप्लेन होता है ना, जो एयरप्लेन की टेल होती है ना, पीछे वाला पार्ट होता है, यहाँ पर एक डिवाइस होता है ब्लैक बॉक्स नाम का, जिसमें उस जहाज़ की सारी गतिविधियाँ रिकॉर्ड हो रही होती हैं। उसके टेक ऑफ करने से पहले उसके लैंड करने तक, उसके बीच में जो भी प्रोसेस है, जब भी प्लेन पूरा तैयार हो रहा होता है उड़ने से पहले, टेक ऑफ करने से पहले, तो वो सारी एक्टिविटीज़ उस ब्लैक बॉक्स के अंदर, सारी जो कन्वर्सेशन होती है कॉकपिट के अंदर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से, तो वो सारी उस ब्लैक बॉक्स के अंदर रिकॉर्डेड रहती हैं। तो उस ब्लैक बॉक्स के अंदर क्या कुछ चेंजेस पाए गए थे, क्या उसमें कन्वर्सेशन हुआ, तो उसकी चेकिंग के लिए, खैर अब जब हम वीडियो बना रहे तब तक तो रिपोर्ट इसकी आ भी चुकी है, प्रीलिमिनरी रिपोर्ट जो आई थी इसकी, इस ब्यूरो की। तो उसमें देखते हैं कि जो ब्लैक बॉक्स था, ब्लैक बॉक्स कब इन्वेंट हुआ था? तो इन्वेंट हुआ था 1954 में। 54 में इसको इन्वेंट किया था ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट ने, डॉक्टर डेविड वॉरेन। तो ये पता होना चाहिए कि डेविड वॉरेन ने इसको इन्वेंट किया था। अब इसके बाद हुआ क्या कि सभी फिर ये ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं कि मैंडेटरी हो गया हर एक एयरक्राफ्ट में इसको डालना। 1960 के बाद इसको हर एक एयरक्राफ्ट में डालना मैंडेटरी हो गया। इसके दो कंपोनेंट क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें एक तो डिजिटल फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर होता है, जो पूरा जिसके पास 25 घंटे की रिकॉर्डिंग रखता है, जो अपने पास है ना, 25 घंटे तक का डाटा है वो इसके पास स्टोर रहता है। उस पर एक कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर रहता है कि जो पायलट होता है, जो कैप्टन होता है जहाज़ का, उसकी जो भी कन्वर्सेशन हो रही होती है विद इन उसके सबॉर्डिनेट के साथ या ट्रैफिक कंट्रोल के साथ, तो वो सारी उस कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में होती है। तो ये आपने देख लिया कि जो ये जो ब्लैक बॉक्स होता है, ये तो स्टील का होता है, टाइटेनियम का होता है, ताकि ये बुरे से बुरे एक्सीडेंट भी झेल जाए। तो ये इसमें होता है, और ये इसकी पोजीशन कहाँ होती है वो मैंने आपको बता दिया कि ये टेल ऑफ द एयरक्राफ्ट के में होता है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है 2 जीनोम एडिटेड राइस वेराइटीज़ इंट्रोड्यूस। तो इसमें इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले देखो, ये तो पता है हमें कि कौन इसको इंट्रोड्यूस करेगा, राइस है, तो सिंस इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन्वॉल्व होगी, तो कौन कौन सी दो वेराइटीज़ निकाली हैं। पहली का नाम है DRR राइस 100, जिसे कमला भी कहा जाता है, एंड दूसरा है पूसा DST राइस। तो अगर पूछ ले कि वैसे इसके नाम में खैर राइस है, तो वो क्वेश्चन नहीं बनेगा कि DRR राइस क्या है, तो वो बच जाता है, लेकिन किसने इसको डेवलप किया वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो DRR धान, कमला या कमल, जो भी इसका नाम, जो भी इसके प्रोनाउंसिएशन होती है, उसको किसने डेवलप किया है? तो इसको डेवलप किया हैदराबाद वाले आईकार ने, है ना। आईकार जो हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, इंडियन, इसका जो एक रीजनल ऑफिस है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च हैदराबाद, तो उसने इसको डेवलप किया है। और जो दूसरा वाला है हमारा पूसा DST राइस, ये हमारा डेवलप किया है आईकार, ये जो एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है न्यू दिल्ली वाला, पूसा वाला है ना, पूसा इंस्टीट्यूट जिसे नाम से जाना जाता है, दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है, वो ओल्ड राजेंद्र नगर के पास ही होगा। जो एस्पिरेंट्स यहाँ रहते हैं उनको पता होगा कि इसके पास ही है ये पूसा इंस्टीट्यूट। तो ये बताना चाहिए कि इसने इसको डेवलप किया, ठीक है, इतनी डिटेल में जाने की नीड नहीं है, कुछ इतनी इसकी नीड नहीं है। तो इसके बाद फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। तो इंपॉर्टेंट है इसकी लोकेशन कहाँ है? इसकी लोकेशन है लोथल, गुजरात में। और लोथल हमारी एक IBC की इंपॉर्टेंट साइट भी है, जो कि हमारी पोर्ट सिटी थी बेसिकली लोथल ना। तो ये पता होना चाहिए, ये गुजरात के टिप पे है। जैसे हम देखें ना, जो ये गुजरात है ना, ये अगर हम गुजरात की बात करें तो यहाँ पड़ता है लोथल हमारा, है ना, इस तरफ, है ना। तो ये पता होना चाहिए हमें, गल्फ ऑफ खंबात के पास पड़ता है, ये पता होना चाहिए हमें इसकी लोकेशन कहाँ पे है, लोथल, गुजरात। उसके बाद ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं, फेस 1 B 2 की इंपॉर्टेंस नहीं है, बेसिकली हमारा एक मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे। उसके बाद है दैट नोबेल प्राइज़। इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं हमारे UPPCS में, साइंस वाले पार्ट में भी आते हैं और हमारे करंट अफेयर वाले पार्ट में भी आते हैं। तो सबसे पहले तो देख लीजिए इसको एस्टैब्लिश कब किया गया था। तो नोबेल प्राइज़ को एस्टैब्लिश किया गया था 1895 में, बट पहली बार अवार्ड कब दिया गया था? तो इसको पहली बार अवार्ड दिया गया था 1901 में, है ना। इसके जो फाउंडर हैं वो सबको पता ही है, एल्फ्रेड नोबल। उन्होंने अपनी जो भी जमा पूंजी थी तो उसको उन्होंने बोला कि साइंस, जो ह्यूमैनिटी की, साइंस फॉर ह्यूमैनिटी जो हम बात करते हैं कि साइंस
फॉर ह्यूमैनिटी होनी चाहिए। तो उसके लिए इन्होंने अपनी सारी जो धन दौलत इकट्ठी की थी, जो भी इनकी वेल्थ थी, वो सारी इन्होंने बोला कि हम साइंटिफिक कम्युनिटी को देंगे, जो भी अच्छी रिसर्च करेंगे जिससे ह्यूमैनिटी को बेनिफिट होगा। तो उसके चलते नोबेल प्राइज़ का शुरुआत हुई थी। तो इसमें कौन कौन सी 6 मेन कैटेगरीज में दी जाता है, अगेन ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट पता होना चाहिए, पेपर में ये तो नहीं आएगा बट फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये पता होना चाहिए हमें कि नोबेल प्राइज़ किस किस में है ना। तो फिजिक्स में दिया जाता है, केमिस्ट्री में दिया जाता है, फिजियोलॉजी या मेडिसिन एक ही बात है, इसमें दिया जाता है, लिटरेचर में दिया जाता है, पीस में दिया जाता है ना। अब इसमें हमें ध्यान क्या रखना है कि जो तो ये वाले अवार्ड हैं सारे के सारे, ये तो देता है हमें नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी, लेकिन जो इकोनॉमिक वाला है वो देता है हमारा स्टॉकहोम वाला। ठीक है, तो ये जो इकोनॉमिक वाला है वो देता है स्टॉकहोम स्वीडन वाला, बाकी सारे जो भी हैं रेस्ट सारे आते हैं हमारे ये नॉर्वे वाले कमेटी से। अब इसके बाद ये ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है, इसको बस थोड़ा देख लीजिए। तो फर्स्ट प्राइज़ जो इकोनॉमिक साइंसेज में दिया गया था वो दिया गया था रैगनर फ्रिश और जैन टिनबर्ग 1969 में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ खास। फिर ये इंपॉर्टेंट है कि 24 में किस किस को दिया है ना। 24 में आई थिंक अक्टूबर के अराउंड ये अनाउंस होते हैं, अभी तक तो 25 के तो नहीं आए, तो 24 वाले हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ना। तो इसमें कौन कौन से हैं, तो फिजिक्स में दिया गया था जॉन जे हॉपफील्ड एंड जॉफ्री ई हिंटन, है ना। तो इन दोनों को दिया गया था, किसके लिए दिया गया था, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क और मशीन लर्निंग। तो बस ये याद कर लीजिए 2024 का हॉपफील्ड एंड हिंटन को दिया गया था। देखिए दोनों एच से हैं, एच से दोनों है ना, ऐसे याद रख लीजिए एच से हैं, और इनको ANN आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क और मशीन लर्निंग के लिए दिया गया था। उसके बाद फिर हम आते हैं, अब ये देखिए ये डीप में जाने की नीड नहीं है, हमें बस पता होना चाहिए मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग बेसिकली क्या होता है, जो हम बात करते हैं ना GPT की, चैट GPT है, तो उसको जो ट्रेन किया है ना हमने, जो उसकी जैसे मान लीजिए मशीन है बेसिकली कंप्यूटर ना, GPT एक है ना मशीन, तो उसको जो हमने ट्रेन किया है, तो ट्रेन करने वाले प्रोसेस को मशीन लर्निंग बोलते हैं, कि मशीन लर्निंग करवा रहे हैं उसमें डाटा फीड कर करके। और ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या है, देखिए जो हमारा ब्रेन होता है ना उसमें न्यूरॉन्स होते हैं, तो वो न्यूरॉन्स एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं मैसेज, जिससे हमारा ब्रेन हमारी बॉडी फंक्शन करती है। तो हमारे ब्रेन को ही मिमिक करने के लिए एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बनाया गया है ना। तो वो बेसिकली हमारे ब्रेन की मिमिक्री टाइप बनाया गया है कि जो ब्रेन को मिमिक करे, तो वो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है। और दूसरा है मशीन लर्निंग, इसमें फिजिक्स में इनको दिया गया था। नेक्स्ट है नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री 2024। अब ये दिया गया था बेकर को दिया गया था फॉर इज डिस्कवरी ऑफ प्रोटीन डिज़ाइन। बस इतना याद कर लीजिए, इतना डीप में जाने की नीड नहीं है। डेविड बेकर को मिला था प्रोटीन डिज़ाइन के लिए, और ये डेमिस हैसेबिस एंड जॉन एम जम्पर इनको दिया गया था प्रोटीन स्ट्रक्चर के लिए, है ना। वैसे पता होना चाहिए, बस के नाम पता होना चाहिए किन किन को मिला है, इतना डिफरेंस नहीं कि स्ट्रक्चर डिज़ाइन किसको क्या मिला। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला है नोबेल पीस प्राइज ऑन मेडिसिन या फिजियोलॉजी से बोलते हैं, फिजियोलॉजी और मेडिसिन। तो ये मिला था विक्टर एम्ब्रस और गैरी रुवकम को फॉर डिस्कवरी ऑफ माइक्रो RNA है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है कि RNA के लिए मिला था। इसको केमिस्ट्री से मत कंफ्यूज कर देना, बायोलॉजी में ही याद रखना है इस पर ना, बेसिकली मेडिसिन से याद रखना अलग से। देन है नोबेल प्राइज ऑन लिटरेचर, ये इंपॉर्टेंट है। इस पर लिटरेचर पे क्वेश्चन बुक्स पे जैसे क्वेश्चन आते रहते हैं, उनके ऑथर पे आते रहते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2024 का मिला है साउथ कोरियन ऑथर हैन कैंग को। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फॉर किसके लिए मिला है तो वो पता होना चाहिए। इनकी एक नॉवल थी द वेजिटेरियन, है ना। तो अगर मैच द फॉलोइंग में आ जाए कि वेजिटेरियन किसके, तो वो पता होना चाहिए हैन कैंग की है, जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है लिटरेचर के लिए। अब इसमें एक और फैक्ट क्या है, जो हैन कैंग है ये फर्स्ट साउथ कोरियन ऑथर हैं टू रिसीव नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है पीस प्राइज़ 2024, ये किसको मिला है, तो ये मिला है निहोन हिडाइंको को। बेसिकली एक जापान में है, पता है जापान में अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पे न्यूक्लियर अटैक हुआ था। तो उसके जो कुछ सर्वाइवर बचे थे उनके बाद, तो उन सर्वाइवर्स का एक ग्रुप बना, यानी उस ग्रुप को बोला जाता है हिबाकुशा। तो जो सर्वाइवर्स थे एटॉमिक बॉम्ब के, नागासाकी हिरोशिमा के, जो उन सर्वाइवर्स को बोला जाता है हिबाकुशा। और इन हिबाकुशा की मूवमेंट को ही और आगे प्रमोट करने के लिए, उसके लिए अवेयरनेस लाने के लिए निहोन होडाइको एक मूवमेंट था बेसिकली, है ना, निहोन होडाइको करके। तो जो बेसिकली वही वो ग्रास रूट मूवमेंट था मेड अप ऑफ हिबाकुशु। तो इनकी जो एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली डी न्यूक्लियराइजेशन की बात करती है, क्योंकि इन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब्स का दुख भोगा है, तो इन्हें पता है कि उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं। तो उसके अगेंस्ट डी न्यूक्लियराइजेशन ऑफ वर्ल्ड के लिए जो मूवमेंट चल रहा है इनका, तो उसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, निहोन हिडाइंको। और इसमें कौन लोग हैं जो सर्वाइवर्स हैं एटॉमिक बॉम्ब हिरोशिमा नागासाकी वाले, है ना, ये पता होना चाहिए। उसके बाद नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स, तो ये किसको मिला, इकोनॉमिक्स वाला, तो ये मिला है डैरन एक्मोग्लू, साइमन जॉनसन एंड जेम्स ए रॉबिन्सन को, है ना। इनकी रिसर्च थी कि इनटू डिफरेंस के
इनकी बेसिकली रिसर्च की थी कि जो दो नेशन है, एक नेशन ज़्यादा डेवलप हो गया और एक कम हो पाए, तो इसके पीछे डिफरेंस क्या है। इसके पीछे डिफरेंस है उनके इंस्टीट्यूशंस का। जिसके इंस्टीट्यूशन जितने ज़्यादा स्ट्रेंथन है वो देश उतना ही ज़्यादा डेवलप करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर इंडिया और पाकिस्तान को भी ले सकते हैं। हमारे इंस्टीट्यूशंस, जुडिशरी हो गया, पार्लियामेंट हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया है ना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ये सब चीज़ें, तो ये बहुत स्ट्रेंथन है। इस कारण से हमारा नेशन ग्रो कर पाया। वही ऑन द कंट्रारी पाकिस्तान में देखेंगे सारी चीज़ें ध्वस्त होगी, जिस कारण से वो एज अ नेशन भी डेवलप नहीं हो पाया है ना। तो इसी चीज़ पर रिसर्च की थी इन तीन लोगों ने। जैसे अब इसमें एक एग्जाम्पल दिया जाता है, देखिए ये बुक है वाई नेशन फेल्स, द ओरिजिन ऑफ पावर, प्रॉस्पेरिटी एंड पॉवर्टी। अब ये लिखी थी रॉबिन्सन ने, है ना, जिस कारण इनको अब 2024 में नोबेल प्राइज़ मिला पीस के उसके अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर। फिर नेक्स्ट है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, सबसे इंपॉर्टेंट इसको निकालता कौन है, IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसको निकाल दी है। अब इसमें मैंने कुछ इंडिया स्पेसिफिक इंसाइट्स दिए, ठीक है, वो इतना डीप में जाने की नीड नहीं है, ये डाटा सब मेन्स ओरिएंटेड चीज़ें हैं, बस पता नहीं चाहिए किसने इसको रिलीज़ किया। फिर नेक्स्ट है न्यूज़ इन शॉर्ट, इसको फटाफट हम कवर करेंगे ज़्यादा इसमें, क्योंकि फैक्ट रटने वाले होते हैं। तो सबसे पहले है ये ICRISAT करके जो एक इंस्टीट्यूट है हमारा, इसकी फुल फॉर्म दे रखी है, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक क्रॉप। इन्होंने पार्टनरशिप करके इस रिसर्च इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्री के साथ मिलकर इन्होंने ICRISAT सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन लॉन्च करा है। कहाँ पे लॉन्च करा है, न्यू दिल्ली में इसको लॉन्च करा है, ठीक है। फिर एक दक्षिण करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है टू प्रमोट साउथ साउथ कोऑपरेशन। तो ये पता होना चाहिए दक्षिण किसका है, बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, टू प्रमोट साउथ साउथ कोऑपरेशन। फिर नेक्स्ट है भारतीय भाषा अनुभाग। तो भाषा अनुभाग से कुछ लग रहा होगा, कुछ लैंग्वेज ट्रांसलेशन को लेके होगा। तो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने इसको लॉन्च किया था, है ना। और इसमें इसका बेसिकली काम क्या है कि हमारा रिड्यूस करना है फॉरेन लैंग्वेज पे डिपेंडेंसी, वो इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए कि इंदौर बना इंडिया का फर्स्ट बैगर फ्री सिटी। तो ये पता होना चाहिए कि इंडिया का फर्स्ट बैगर फ्री सिटी कौन सा है, इंदौर, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, एक है सहयोग इनिशिएटिव। तो सहयोग इनिशिएटिव किसके लिए है, यह है टू फैसिलिटेट एक्सेस टू गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम टू अर्बन पुअर। तो अर्बन पुअर के लिए है, ये भी बेसिकली थोड़ा मेंस में यूज़ कर सकते हैं, वैसे वाला है अर्बन पुअर के लिए सहयोग इनिशिएटिव, है ना। तो उनको सारी स्कीम्स का बेनिफिट मिले, तो उसके लिए सहयोग करके है। उसके बाद है यूनियन गवर्नमेंट इनॉग्रेटेड भारत बौद्ध केंद्र, है ना। अब ये किसने लॉन्च किया पता होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स को लॉन्च किया। अब इनका काम क्या रहेगा, इनका काम रहेगा कि टू सेलिब्रेट प्रमोट इंडिया सिविलाइजेशनल नॉलेज, है ना, बौद्ध ज्ञान, है ना। तो उसके लिए केंद्र है, तो जो इंडिया की जो भी सिविलाइजेशन नॉलेज है उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को इंटैक्ट रखने के लिए, है ना, उसके लिए इन्होंने यूनियन गवर्नमेंट ने ये लॉन्च की। और कहाँ लॉन्च की, ठीक है, लोकेशन है इंडियन हैबिटेट सेंटर, जो न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है, आपको पता होना चाहिए, है ना, ये फैक्ट है। उसके बाद है फर्स्ट स्टेट AI बेस्ड रियल टाइम अलर्ट सिस्टम। तो ये कहाँ पर डाला गया, डिप्लॉय किया गया, ये मध्य प्रदेश में डिप्लॉय किया गया। तो मध्य प्रदेश बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द इंडिया टू इम्प्लीमेंट एन AI बेस्ड रियल टाइम अलर्ट सिस्टम फॉर एक्टिव फॉरेस्ट मैनेजमेंट। हमने पढ़ा भी था कि फॉरेस्ट की बात करें, एरिया वाइज अगर बात करें तो एरिया वाइज MP सबसे ऊपर है। ISF जब हमने पढ़ी थी ना 2023 की, तो उसमें देखा था कि सबसे ऊपर MP आता। तो उन्होंने ही फॉरेस्ट की मैनेजमेंट के लिए पहला AI रियल टाइम अलर्ट सिस्टम निकाला है, ये पता होना चाहिए। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट का फर्स्ट जियोथर्मल प्रोडक्शन, है ना, वो कहाँ पर हुआ तो वो पता होना चाहिए, वो अरुणाचल प्रदेश में, बस ये इंपॉर्टेंट है, कामेंग अरुणाचल प्रदेश, बस इतना पता होना चाहिए। उसके बाद PM युवा 3.0 स्कीम है। अब इसमें ठीक है, इन्होंने क्या किया, बेसिकली इसकी फुल फॉर्म ये है यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर। तो ये उनको जो यंग ऑथर्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए स्कीम है, कुछ इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है सशक्त पंचायत नेत्री अभियान। अब नेत्री नेता नेत्री हम पढ़ते हैं, तो उसमें बेसिकली टू एम्पावर वुमेन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, है ना, उसके लिए ये अभियान चल रहा है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का। फिर ये है नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया की पहली कोऑपरेटिव सोसाइटी कहाँ बनाई गई है। तो पहली कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई है आनंद, गुजरात में, आनंद डिस्ट्रिक्ट गुजरात में बनाई गई है इंडिया की पहली कोऑपरेटिव सोसाइटी, सॉरी कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी, है ना, यूनिवर्सिटी है। और उसके बाद फिर एक इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट भी बनाया जाएगा आनंद में, गुजरात में ही, है ना। आनंद बेसिकली क्या है आपको पता होगा, तो अमूल के जो जो यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, अगर वो पूछें कि कौन सी यूनिवर्सिटी है, तो उस यूनिवर्सिटी का नाम है त्रिभुवन काशीभाई पटेल, है ना। तो उन्हीं के नाम पे ये त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी, जो कि पहली कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी है, उसको एस्टेब्लिश किया गया है ऑन द नेम ऑफ अमूल्स फाउंडर। तो ये बताना चाहिए। फिर नेक्स्ट पता है काफ़ी आप सबको पता होगा, वनतारा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है, जो जामनगर गुजरात में रिलायंस फाउंडेशन ने ही बनाया है। तो ये बताना चाहिए कहाँ पर है, जामनगर में है। उसके बाद है आयुष्मान भारत वाया वंदना कार्ड, है ना। तो वाया वंदना कार्ड बेसिकली आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि एल्डरली इंडिविजुअल्स के लिए है ना, उनके लिए है बेसिकली, ताकि क्योंकि वो लोग ज़्यादा प्रोन रहते हैं डिजीज़ को। तो एवरी सीनियर सिटीजन एज 70 एंड अबव, है ना, इनको फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा हॉस्पिटल्स में। तो ये इंपॉर्टेंट है, 70 ईयर्स की एज पता होनी चाहिए, 70 या 70 से ऊपर होनी चाहिए वो एज, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है।
एज वाला क्राइटेरिया पता होना चाहिए। फिर उसके बाद है सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया सब क्लासिफिकेशन ऑफ एससी एंड एसटी, ये मेन वाली चीज़ है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है पीएम आवास योजना अर्बन 2.0। तो 2.0 पहली बात क्या है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपकी स्कीम काफ़ी पूछ रही है यूपी में कब लॉन्च हुई थी, किस महीने में लॉन्च हुई थी। तो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन लॉन्च हुई थी हमारी 25 जून 2015। इसका पहला था कि 2022 तक इसका पहला फेज रहेगा, फिर इसको लॉन्च करके 2025 तक कर दिया गया था। तो अब इसको आगे फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया होगा। तो पीएम 2.0 जिसका इन्होंने जिक्र किया, तो वही कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर इंपॉर्टेंट, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंडर है। इन्होंने फिर आगे पार्टनरशिप किया नेशनल हाउसिंग बैंक के साथ इन्होंने पार्टनरशिप किया, और जिसके चलते इन्होंने पीएमए प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 लॉन्च कर दिया। ठीक है, अब इसके ठीक है इसके ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। ऑब्जेक्टिव पता ही है कि इन्होंने गरीबों को घर देना है बेसिकली ना, तो उसका क्या है, अफोर्डेबल हाउसिंग टू 1 करोड़ अर्बन पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिली। तो ये है हमारा पीएमए 2.0 वाला। उसके बाद फिर समृद्ध प्रोग्राम है। समृद्ध प्रोग्राम किसका है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये मीटिक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ना। तो उस मिनिस्ट्री के अंदर है एक स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम है बेसिकली। अगर कोई स्टार्टअप है तो उनके एक्सेलरेशन के लिए प्रोग्राम है ये। देन नेक्स्ट है 8th धर्म धम्म कॉन्फ्रेंस है ना। तो ये कहाँ पर हुई है, ये हुई है अहमदाबाद गुजरात में है ना। अहमदाबाद गुजरात में हुई है। किस कोलैबोरेशन की, इस यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन के साथ, गुजरात यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन में हुई है ये है ना। तो ये पता होना चाहिए। उसके बाद ब्रैप 2022। तो ब्रैप स्टैंड्स, इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो ब्रैप की फुल फॉर्म है बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान। तो ये किसने लेके आया, ये लेके आया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है ना, ये इसको लेके आए। ये काइंड ऑफ जैसे वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस थी ना, वो तो हमें पता है डिसकंटिन्यू हो गया, तो उसी की सिमिलर लाइन पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लेके आई है बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान है ना। तो ये पता होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट कि इसमें उत्तर प्रदेश ने कौन सी कैटेगरी में, तो उत्तर प्रदेश हमारा है टॉप अचीवर की कैटेगरी में। ठीक है, टॉप अचीवर इन 2 बिजनेस सेंट्रिक एंड 1 सिटीजन सेंट्रिक आईडी। ठीक है, बस इतना पता होना चाहिए कि टॉप अचीवर की कैटेगरी में हमारा उत्तर प्रदेश आया है ना। फिर नेक्स्ट इंडिया फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरी क्लस्टर इन सिक्किम। ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का फर्स्ट जो ऑर्गेनिक फिशरी क्लस्टर है वो कहाँ खुला है, सिक्किम में खुला है, नाबार्ड की हेल्प से खुला हुआ। ठीक है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर नेक्स्ट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3rd लॉन्च पैड। तो 3rd लॉन्च पैड इसरो का कहाँ लॉन्च हुआ है ये पता होना चाहिए। तो 3rd लॉन्च पैड हमारा हुआ है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, जहाँ पे ऑलरेडी इसरो का एक और है ना। तो वहाँ पे दूसरा एक और लॉन्च हो गया है तो श्रीहरिकोटा में। तो ये बस पता होना चाहिए। उसके बाद है भारत पोल पोर्टल। तो भारत पोल पोर्टल आपको लग रहा होगा कुछ इंटरपोल जैसा नाम है ना। तो बेसिकली जो इंटरपोल के साथ इंडिया का जो कोऑर्डिनेशन होगा है ना, तो उसके लिए डेडिकेटेड एक भारत पोल पोर्टल ही बना दिया। अब हमें पता है कि जो सीबीआई है, सीबीआई इंडिया की तरफ से एक डेडिकेटेड एजेंसी है जो इंटरपोल के साथ डील करती है। तो ये भी इस पोर्टल को भी डेवलप करा है सीबीआई ने, ये हमें पता होना चाहिए है ना। अभी स्टैटिक वाला पार्ट सीबीआई कौन से एक्ट के अंदर आता है ये आप मुझे बताएं है ना, कौन से एक्ट के अंदर आता है ये आप मुझे बताएं, ये आपके लिए क्विज है। और क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्या ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आप मुझे ये बताइए है ना। तो ये सब चीज़ें आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, रिवाइज कीजिए अपने पॉलिटी लक्ष्मीकांत में से। उसके बाद ठीक है, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट है चरक। तो उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है चरक इनिशिएटिव। तो चरक इनिशिएटिव किसके लिए, इसको आप चरक आयुर्वेद से कंफ्यूज मत कर देना। चरक इनिशिएटिव बेसिकली कोल मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, कम्युनिटी हेल्थ आ रिस्पॉन्सिव एक्शन फॉर कोलियांचल। तो कोल वाले एरिया के में बेसिकली ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला एक्ट है, वो है इनिशिएटिव है ना, जिसमें जो भी कोल फील्ड एरिया में जो भी लोग प्रभावित होते हैं कोल से है ना, पोल्यूशन से, तो उनकी हेल्थ को ध्यान रखने के लिए ये इनिशिएटिव चलाया गया है। तो ये पता होना चाहिए हमें। उसके बाद 10th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस। तो ये कहाँ पे हुई थी, इंपॉर्टेंट, देहरादून। और अभी जो नेशनल स्पोर्ट्स हुए थे हमारे है ना, तो वो भी देहरादून में हुए थे, पता होना चाहिए हमें। तो 38 स्पोर्ट्स अभी हुए हैं ना, तो ये देहरादून में हुए थे, ये भी इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए हमें। इसमें फिर ठीक है, इसका स्टैटिक खैर मैं अपने चैनल पे शेयर कर दूंगा, तो वो मैंने कर रखा है वो कुछ। हाँ, आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, वहाँ पर भी मैं करंट अफेयर शेयर करता रहता हूँ। जो मुझे टाइमली पढ़ते पढ़ते कुछ अच्छे करंट अफेयर दिखते हैं तो उनको मैं डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देता हूँ। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट है दैट इज़ भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025। ठीक है, ये जितने भी एक्सपो वगैरह होते हैं ये सब न्यू दिल्ली में ही होते हैं, आप देखना। तो इसको इतना याद करने की नीड नहीं है कौन कहाँ पे हुआ। फिर सेंटर स्क्रैप नो डिटेंशन पॉलिसी। ठीक है, कि बच्चों को डिटेन नहीं करना है ना, तो उसको स्क्रैप कर दिया। पहले होता था कि क्लास 5वीं से लेकर 8वीं तक बच्चों को फेल ही नहीं करना, तो उसके चलते फिर बच्चे बहुत बिगड़ने शुरू हो गए थे, तो फिर उसके लिए सरकार ने उस पॉलिसी को स्क्रैप कर दिया। फिर नेक्स्ट है ग्रामीण भारत महोत्सव। अब ये कहाँ पे हुआ था, अगेन ये भी न्यू दिल्ली में हुआ था। ठीक है, उसके बाद है 22वां दिव्य कला मेला। तो दिव्य कला आपको नाम से लग रहा होगा, दिव्य जो दिव्यांगन होते हैं हमारे ना, दिव्यांजन होते हैं, तो उनके लिए हमारा दिव्य कला मेला है। तो इसको इनिशिएटिव किसका है, तो इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी है ना। तो उनकी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए ये मेला कराया गया था। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा दैट इज़ हमारा शौचालय हमारा सामान। ठीक है, तो ये बेसिकली ह्यूमन राइट्स डे वाले दिन इसको मनाया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन राइट्स डे किस दिन मनाया जाता है,
तो वो मनाया जाता है 10 दिसंबर 2024, मतलब 10 दिसंबर को बेसिकली हम ह्यूमन राइट्स डे बोलते हैं। तो वैसे ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें है इंपॉर्टेंट फैक्ट कि इंडिया को ODF यानी कि ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस मिला था 2019 में, है ना। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद है न्यू ऑफिस बियरर फॉर ISA, है ना, ISA इंटरनेशनल सोलर लाइंस, जिसका मैंने एक बार क्वेश्चन पूछा भी था और हमारे किसी सब्सक्राइबर ने, आई थिंक सैम उनका नाम है, तो उन्होंने रिप्लाई भी दिया था कि इसको COP15 में लॉन्च किया गया था। इंडिया ने फ्रांस के साथ इसको लॉन्च किया था COP15 जो पेरिस में होता है, इंटरनेशनल सोलर लाइंस। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। तो ये फैक्ट उनका बिल्कुल सही था, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब उसके बाद हुआ क्या, अब इसकी जो एक न्यू ऑफिस बेरर है बेसिकली जिन्होंने इनकी दोबारा से संभाली है कमान 2 साल के लिए 2024 से 2026 तक, तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया और रिपब्लिक ऑफ फ्रांस इन दोनों ने मिलकर कराया। उसके बाद है फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट, तो ये कहाँ पे होगा, न्यू दिल्ली में होगा। और बुद्धिस्ट है तो कल्चर से रिलेटेड कुछ है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इसको ऑर्गेनाइज करेगी। उसके बाद है आयुष मिनिस्ट्रीज वाई ब्रेक एमर्जेस टॉप परफॉर्मर ऑन iGOT प्लेटफॉर्म। iGOT प्लेटफॉर्म पता है मिशन कर्मयोगी था, तो उसमें रैंकिंग्स के लिए एक प्लेटफॉर्म है iGOT प्लेटफॉर्म, उसमें आयुष मिनिस्ट्री के वाई ब्रेक यानी योगा ब्रेक को टॉप परफॉर्मर का दर्जा दिया गया। योगा ब्रेक बेसिकली क्या है, वर्क प्लेस पे आप बहुत थक जाते हैं, सारा दिन बैठ रहते हैं कंप्यूटर के आगे कैसे भी, तो उस बिजी शेड्यूल में से अपनी हेल्थ के लिए ध्यान रखते हुए योगा ब्रेक एक आयुष मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है। उसके बाद है वाधवन पोर्ट कह के प्राइम मिनिस्टर ने अभी इसकी फाउंडेशन ले की थी, है ना, 2024 में। तो वाधवन पोर्ट कहाँ पे, ये पता होना चाहिए। वाधवन पोर्ट है महाराष्ट्र में, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो हमारे बाकी के पोर्ट हैं तो उनका नाम यहाँ पर दिया गया है, इनको आप एक बार लिख लीजिए, इनको स्टेट के वाइज। तो मैपिंग इनकी आ सकती है, नॉर्थ से साउथ आ सकता है, ईस्ट से वेस्ट आ सकता है ना। तो पोज करके इन पोर्ट्स को एक बार देख लीजिएगा, है ना, ताकि आपको मैपिंग वाला क्वेश्चन इजीली हो जाए। फिर नेक्स्ट है 43rd एडिशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। तो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर इसको कौन इसको ऑर्गेनाइज करेगा, तो वो है इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, ये इसको ऑर्गेनाइज करेगी। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट स्कीम है वो है स्मृति वन अर्थक्वेक म्यूजियम, है ना, बेसिकली स्मृति वन अर्थक्वेक म्यूजियम। ये कहाँ पर है, ये है भुज में। तो इसको अवार्ड मिला है वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजियम की लिस्ट में, इसको नाम आया है। अब इस लिस्ट को कौन रिलीज़ करता है, तो इसको रिलीज़ करता है प्रिक्स वर्सेले, है ना, ये इस लिस्ट को पब्लिश करता है। उसमें हमारे स्मृति वन अर्थक्वेक म्यूजियम जो भुज में है गुजरात में, आपको जहाँ पता हो 2002 के अराउंड यहाँ पे बहुत अर्थक्वेक भी आए थे, डेडली अर्थक्वेक, तो उसी की याद में यहाँ बनाया गया था। फिर नेक्स्ट है सेमिकॉन इंडिया 2024, जो कि सेमीकंडक्टर को लेकर हमारी इंडिया की एक स्कीम है ना। तो उसके चलते एक जो कॉन्फ्रेंस हुई ग्रेटर नोएडा में हुई थी, है ना, जिसमें इंडिया का ग्लोबल हब ऑफ सेमीकंडक्टर बनाने की बात की गई थी। नेक्स्ट है PM विद्या लक्ष्मी स्कीम। तो ये बेसिकली एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू मेरिटोरियस स्टूडेंट्स सो दैट फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, ताकि उनको बेसिकली कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट ना रहे जिस कारण से वो आगे पढ़ाई कंटिन्यू ना कर पाए ना। तो उसके चलते उनको फिर एक कोलेट्रल फ्री लोन दिया जाता है 7.5 लाख तक का, है ना, किसके लिए, अगर वो किसी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट यानी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो। फिर नेक्स्ट है सुभद्रा स्कीम। बेसिकली नाम से आपको लग रहा होगा, अगर हम बात करें जो लॉर्ड जगन्नाथ थे उनकी सिस्टर का नाम सुभद्रा था, है ना। तो हमें पता है कि जगन्नाथ जी उड़ीसा में बहुत फेमस है, तो उड़ीसा की ही एक फ्लैगशिप स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा की। तो उसको भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च किया था उड़ीसा में जाके। इसका एम क्या था, इसका एम था टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एम्पावरिंग वुमेन, उनकी एम्पावरमेंट के लिए। फिर नेक्स्ट है इंडिया का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट। तो ये कहाँ खुला है, ये पता होना चाहिए, ये खुला है मोहाली चंडीगढ़ में, है ना, पंजाब में खुला है। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट है दैट इज़ रीसेट प्रोग्राम, है ना। रीसेट प्रोग्राम बेसिकली क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स का है ये रीसेट प्रोग्राम। इसमें है क्या, बेसिकली रीसेट, उन लोगों को रीसेट करना है। किन को रीसेट करना है, जो रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन है ना। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो उनके लिए है ये। अब इसको लॉन्च किसके साथ किया गया था, तो पायलट फेज में इसको लॉन्च किया गया था लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में, है ना। उसके बाद गंगा उत्सव है। गंगा उत्सव कहाँ मनाया गया पता होना चाहिए, चांदी घाट इन हरिद्वार में इसको मनाया गया। देन इज़ वन डे वन जीनोम, ठीक है, ये इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट। 21st लाइफ स्टॉक सेंसस स्टार्ट हो चुका है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। चिंतन शिविर, ठीक है, इसमें बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का इनिशिएटिव था। इसमें बेसिकली ये चिंता या बेसिकली हम डिस्कशंस करेंगे ताकि हम कैसे स्ट्रेटेजी बना सकें, जो हमें हमारा टारगेट है 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी से बनाने का एम्बिशियस टारगेट है 2030 तक, उसको कैसे अचीव करें। तो उसके रिगार्डिंग में चिंतन शिविर था। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है इंडियाज़ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम। ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका मैं थोड़ा आपको स्टैटिक भी कवर करवा दूंगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या देखने के लिए कि जो इंडिया का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम है वो कहाँ खुला है, ये इंपॉर्टेंट है। तो वो खुला है हमारा OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, है ना। अब इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए, तो इसकी लोकेशन है सोनीपत में, है ना। तो ये तो हो गया इसका जो हमारा करंट अफेयर का न्यूज़ है। अब हम कुछ स्टैटिक भी देख लेते हैं इसका। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि
और जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है ना, वो कब पास किया गया था, इसको आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। नेक्स्ट देखिए, जब हम पॉलिटी रिवाइज करेंगे तब तो वो चीज़ें करेंगे। खैर ठीक है, चल मैं आपको बता ही देता हूँ इसमें, फिर वरना मुझे लगा कि मैंने बताया नहीं कि क्वेश्चन आ भी गया। तो जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो पास हुआ था 13 दिसंबर 1946 में। इसको बेसिकली इसको इनिशिएट किसने किया था, तो इसको इनिशिएट किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने, है ना। जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेके आए थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, जो 1946 में बनी थी ना कैबिनेट मिशन के तहत, तो उसमें इसको नेहरू जी लेके आए थे। उसके बाद हमें इंपॉर्टेंट और क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे पहली बात हमें पता होगा कि उसको इन्फोर्समेंट कब हुआ उसका, तो उसका इन्फोर्समेंट हुआ 26 जनवरी 1950, है ना। तो 26 जनवरी 1950 से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट हुए थे हमारे देश में, तो वो पता होना चाहिए। देखिए, हमें 26 जनवरी 1950 में रिपब्लिक डे मनाना है, तो रिपब्लिक डे पे गाने के लिए हमारे पास नेशनल एंथम भी होना चाहिए और नेशनल सॉन्ग भी होना चाहिए, है ना। अब 26 जनवरी को है तो उससे 1-2 दिन पहले हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो 24 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया गया था। एंड 24 जनवरी 1950 को ही नेशनल सॉन्ग जो वंदे भारत है हमारा, वंदे मातरम, सॉरी अपॉलॉजिस, तो वंदे मातरम को भी नेशनल सॉन्ग हमारा अडॉप्ट किया गया था 24 जनवरी 1950 में। अब दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट, जब हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 में, तो हमें उस समय अपना तिरंगा लहराना था, ट्राई कलर फ्लैग, हमारा प्यारा भारत का झंडा। तो वो कब अडॉप्ट हुआ था, तो ऑब्वियस ही बात है वो हमारा इंडिपेंडेंस डे से पहले अडॉप्ट हुआ होगा, तो उसकी डेट है 22 जुलाई 1947। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 22 जुलाई 1947, ये है फ्लैग की डेट। एंड जो नेशनल सॉन्ग और एंथम है ना, इसकी डेट क्या है 24 जनवरी 1950, ये आप याद रखिए ना, 1950 है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग। इसके अलावा कुछ जो मेजर इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, 1 मिनट मैं आपको बता ही देता हूँ, है ना। इसमें कुछ कमेटीज़ थी, हमारे मेजर कमेटीज़ थी कुछ कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वो किस किस ने ऐड की थी, इसमें कन्फ्यूजन होता है। एक थी स्टेट कमेटी, तो स्टेट कमेटी से लगता है कि जो वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने स्टेट्स को, प्रिंसिपल स्टेट्स को इंटीग्रेट किया, तो स्टेट की कमेटी के हेड भी होंगे, तो नहीं, स्टेट कमेटी के हेड थे हमारे जवाहरलाल नेहरू। सिमिलरली एक यूनियन पावर कमेटी थी, उसके भी जवाहरलाल नेहरू थे। एक यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, उसके भी जवाहरलाल नेहरू थे, है ना। तो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसकी कमेटी के हेड कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। ड्राफ्टिंग कमेटी के अम्बेडकर थे, ये यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है। सिमिलरली जो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है वो सरदार पटेल के अंडर थी, तो ये पता होना चाहिए हमें, है ना। उसके बाद एक एडवाइजरी कमेटी थी फंडामेंटल राइट्स पे, है ना, वो थी सरदार पटेल के अंडर, तो ये पता होना चाहिए हमें। और जो स्टीयरिंग कमेटी थी कि पूरी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को जो स्टीयर करती थी, वो थी हमारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अंडर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो हमें पता होना चाहिए। और एक फैक्ट, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको अडॉप्ट कब किया गया था, इसका इन्फोर्समेंट तो हुआ था 26 जनवरी 1950, बट इसको अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। तो इसको तब अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। आगे इसको देख लेते हैं, ये तो पढ़ लिया, इसको यूनिवर्सिटी म्यूजियम कहाँ पे है, कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम, तो वो ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत में है। फिर नेक्स्ट है ECI नेशनल आइकन फॉर PWD, तो वो किनको बनाया गया, तो जो पैरालंपियन राकेश कुमार है, ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इस पर क्वेश्चन आ जाए। तो पैरालंपियन राकेश कुमार को ECI ने नेशनल आइकन बनाया PWD के लिए, है ना। और ठीक है, एक और है कि इसके मिसिस शीतला देवी वॉज अनाउंस्ड ECI नेशनल आइकन जस्ट बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ जनरल इलेक्शन। तो नेशनल लेवल पे कौन था आइकन, मिस शीतल देवी, एंड PWD के लिए थे हमारे पैरालंपियन है जो राकेश कुमार, तो ये बताना चाहिए। फिर मिशन मौसम हमारा बेसिकली किस मिनिस्ट्री का है, तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का है। बेसिकली ये हमारा अफ्रीका या जो वेस्ट एशिया उसके साथ ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, जो हमारे एंशिएंट ट्रेड चैनल थे अफ्रीका के साथ, मिडिल ईस्ट के साथ, वेस्ट एशिया के साथ, तो उनको रिवाइव करने के लिए मिशन मौसम चलाया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का था, ऐसे करके। उसके बाद फिर नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट फ्लैग एंड एम्बलम। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपना एक फ्लैग और एम्बलम उसको क्या बोलते हैं अडॉप्ट किया था। तो पहले हम बात करते हैं उसके फ्लैग की। तो फ्लैग का कलर क्या है, फ्लैग का कलर है ब्लू, है ना। और उन पे उसके पीछे क्या है, फिर उसके पीछे एक डिपिक्शन ऑफ सर्कुलर सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग अगेंस्ट ओपन पेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कलर भी ठीक है, बस पता होना चाहिए ब्लू कलर का ऐसा कुछ करके। एंड इस बिल्डिंग के पीछे गोल्डन कलर का अशोक चक्र है, ठीक है। एंड सुप्रीम कोर्ट का मोटो क्या है, यह तो धर्मस्थ जय, है ना, वेयर देयर इज़ धर्मा देयर इज़ विक्ट्री, तो इसका सुप्रीम कोर्ट का मोटो है। देन सुप्रीम कोर्ट की 75th एनिवर्सरी थी, तो उस पर कुछ क्वाइन, उसकी कमेमोरेशन में क्वाइन और स्टैम्प भी एक लॉन्च किया गया था हमारे जुडिशरी के द्वारा।
तो ठीक है, और इसके बाद इंटरनेशनल अफेयर तो हमने कवर कर लिया, तो इससे हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। तो हमारी नेशनल अफेयर कवर हो चुका है 4 लेक्चर्स में, IR ख़त्म हो चुका है 4 लेक्चर्स में, और इकोनॉमी ख़त्म हो चुका है 4 लेक्चर्स में। और ये आधे आधे घंटे के हार्डली लेक्चर्स हैं, तो आपके 2 घंटे में सारे करंट अफेयर रिवाइज हो जाएंगे ईजिली, है ना। तो इनको आप बार बार लूप पे सुन सकते हैं रिवाइजन के लिए। अपनी घटना जगह सामने खोले रखिए आई दृष्टि वाली बुक, और लेक्चर्स को सुनते रहिए, है ना। तो अगर आप यहाँ तक बने रहें तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएँ। और आप जैसे लाइक करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, जैसे भी आप कमेंट करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। आप वहाँ से डायरेक्टली हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके, जहाँ हम करंट अफेयर भी शेयर करते हैं। इसके अलावा भी जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, PIB से हो गया, कोई इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट मैगजीन से हो गया, तो उनको मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता हूँ। तो उसके लिए बने रहिए हमारे साथ। और पेपर नज़दीक आ गया, अब हम भी अपनी रिवीजन थोड़ी फास्ट कर देंगे आप लोगों के लिए, है ना। तो वो हम देखते हैं कैसे भी करना, आगे प्रोसीड करना लास्ट के 1 मंथ में। तो ठीक है, पढ़िए अच्छे से, कोई भी डाउट हो आप हमेशा हम आपके साथ अवेलेबल हैं टेलीग्राम पर। थैंक यू वेरी मच।